अभी तक हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय संविधान में विदेशी संविधानों से क्या क्या ग्रहण किया है, जिसमें अभी तक क्लास में हमने पढ़ा कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है और अमेरिका के संविधान से क्या क्या हमारे संविधान में ग्रहण किया गया है। इसी कड़ी में आज हम सीखेंगे कि आयरलैंड के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से तत्व लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से बच्चों लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। प्यारे बच्चों, हमने बताया है कि हमारी संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर होता है, जिसमें राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है। इन 250 सदस्यों में कुछ सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और कुछ सदस्य हमारे राज्यों से चुनकर आते हैं। तो हमारे राज्यों से कुल सदस्य 238 चुनकर आते हैं, जिसमें राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी को शामिल किया गया है। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में कोई स्थान नहीं दिया गया है। राज्यसभा में जो सदस्य चुनकर आते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उस राज्य से ज़्यादा सदस्य चुनकर आते हैं और जिन राज्यों में जनसंख्या कम है उन राज्यों से सदस्य कम चुन के आते हैं। इस प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश से कुल 31 सदस्य राज्यसभा में चुनकर जाते हैं। उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य जाते हैं? 31 सदस्य जाते हैं राज्यसभा में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सर्वाधिक है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन करता है। ये 12 सदस्य कौन होते हैं बच्चों? ये 12 सदस्य जो साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिए होते हैं, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, ताकि साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र का भी हमारे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व बना रहे। इस प्रकार से ये जो राज्यसभा में मनोनयन की प्रक्रिया है हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। बच्चों, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह संपादित किया जाना चाहिए, कैसे होगा, ये संविधान निर्माण के समय एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसको हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया, क्योंकि अगर राष्ट्रपति का चुनाव हम सीधे प्रत्यक्ष रूप से करते तो राष्ट्रपति एक सर्वोच्च पद होने के नाते राष्ट्रपति में अपनी शक्तियों को लेके एक अहम भाव उत्पन्न हो सकता था। इसलिए हमने राष्ट्रपति को यहाँ पे नाम मात्र की कार्यपालिका में सम्मिलित करते हुए सिर्फ इंग्लैंड के सम्राट की तरह उसको स्थान दिया है, जिसका चुनाव हम एकल संक्रमणीय के अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा संपन्न कराते हैं। ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया क्या है? इसके तहत जितने भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े होते हैं उन सब कैंडिडेटों को जो मतदान किया जाता है वो मतदान वरीयता क्रम में प्रदान किया जाता है। वरीयता क्रम में
मतलब अगर आप प्रथम कैंडिडेट को पसंद करते हैं तो उसके सामने 1 लिखेंगे। अगर कोई दूसरा तीसरा कैंडिडेट है और उसके बाद हम किसी कैंडिडेट को पसंद करते हैं, 2 नंबर वाले को, 3 नंबर वाले को, तो उसके सामने 2 लिखेंगे। फिर जिसको उसके बाद किसी और को पसंद करते हैं तो उसके सामने 3 लिखेंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा हम राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। यही प्रक्रिया आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कहलाती है। बच्चों, इसके साथ साथ आयरलैंड से हमने ग्रहण किया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हमारे राज्य को एक कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करते हैं और राज्य को किन कार्यों को संपन्न करना चाहिए ये भी निर्देशित करते हैं। संविधान सभा में संविधान निर्माणकर्ताओं ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा था कि नीति निर्देशक तत्व और अधिकार संविधान की आत्मा है। नीति निर्देशक तत्वों को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो समाजवादी, दूसरा गांधीवादी, तीसरा उदार बौद्धिकतावादी। समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों में कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित किए गए हैं जो राज्य को एक समाजवादी ढांचा प्रदान करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 38 में ही कहा गया है कि अवसरों की असमानता को समाप्त करना। राज्य अवसरों की असमानता को खत्म करेगा, समाप्त करेगा, जिससे समाज के सभी वर्गों को राज्य के शासन व्यवस्था में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। इसलिए ये कहा गया था। अनुच्छेद 29 में कई बातों को सम्मिलित करते हुए कहा गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। महिला और पुरुषों के बीच विभेद करने से मना किया गया है। और 39 में ये भी कहा गया है गरीब और अन्य किसी असहाय व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि काम पाने एवं लोक सहायता पाने का भी अधिकार होगा, इसकी भी राज्य व्यवस्था करेगा। काम पाने को लेकर के अगर हम देखा जाए तो 2005 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ला करके, जिसका नाम 2010 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना रखा गया था, भारत के सभी नागरिकों को काम पाने का अधिकार दिया है, जिसके तहत वर्ष में 100 दिन का अनिवार्य काम लोगों को दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में की गई है। लोक सहायता के अंतर्गत हम देखते हैं हमारे समाज में बहुत ही असहाय, विकलांग, विधवा इत्यादि लोगों की सहायता के लिए राज्य व्यवस्था करेगा। तो अगर हम देखें तो राज्य ये विकलांग, असहाय और विधवाओं को राज्य की तरफ से पेंशन व्यवस्था दे करके उनकी सहायता प्रदान करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 42 में भी कहा गया है काम की मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता की बात की गई है। महिलाओं को प्रसूतावकाश की व्यवस्था अगर देखा जाए तो इसी नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा प्रदान की जाती है। लोग किस तरीके से काम करेंगे, काम करने की उचित दशाएं क्या होंगी, ये भी नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा निर्धारित किया गया है। कर्मकारों के लिए जो काम करते हैं उनके लिए निर्वाह मजदूरी क्या होगी, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का काम भी राज्य सरकार करेगा। उद्योगों में लगे हुए कर्मकारों के लिए क्या उनके लिए दशाएं होंगी, कितने घंटे काम करेंगे, ये भी हमारा संविधान नीति निर्देशक तत्वों में निर्धारित करता है। अनुच्छेद 47 में एक बात कही गई है कि लोक सहायता, जिसमें लोक स्वास्थ्य का विकास एवं पोषाहार की व्यवस्था राज्य सरकार करेगा, जिसके तहत हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों देखा होगा आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे बच्चों के विकास के लिए
उनके कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक दलिया और अन्य खाद्यान्न पदार्थ प्रदान किए जाते हैं। गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं ग्राम पंचायत का गठन। गांधी जी का सपना था कि भारत में अगर स्वराज्य लाना है तो ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए और उनकी स्वायत्तता निश्चित की जाए, जिससे भारत का विकास हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की, जिसको लेकर के 1992 में हमारी संसद ने 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया तथा 24 अप्रैल 1993 को ग्राम पंचायती राज अधिनियम 1992 को पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया, जिसके तहत पंचायतों का चुनाव होता है और पंचायतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है राज्यों की तरफ से। पंचायतें अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करती हैं। अनुच्छेद 43B में भी सहकारी समितियों के गठन की बात की गई है। ये सहकारी समितियां गठित की जाएंगी और क्षेत्रों के जो इसके अधीन क्षेत्र आते हैं उनके विकास का काम करेंगे। अनुच्छेद 47 में नशीली दवाओं पर औषधीय प्रयोग के अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें सिर्फ ये कहा गया है अगर औषधीय प्रयोग होने हैं तब तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, अन्यथा इनका इस्तेमाल करना उचित नहीं है। इस पे राज्य कानून बनाएगा और प्रतिबंध लगाएगा, इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।